Hello everyone, this is CA Rachna Dubey with Negotiable Instruments Act 1881 made easy. So this is the 10th day. It's been a long journey of 10 days and I'm very sure I could ignite that spark of loving law in these days. I had given you a task. मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये पूरे जो अपने 9 दिन हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, हालांकि बीच बीच में हम क्वेश्चंस करते जा रहे थे, नोट्स में भी मैंने तुम्हें क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस दी थी टू कीप योर इंटरेस्ट देयर, एंड देन आई हैड आस्क्ड यू कि तुम एपीटी की ऐप डाउनलोड करोगे और पूरे 100 एमसीक्यूज करोगे. मैंने तुम्हें उसमें एमसीक्यूज 2 सेट में दिए थे. एमसीक्यू लेवल 1 वाज द इजियर वंस. हमारे चुन्नू मुन्नू छोटे बच्चे जो जूनियर लेवल की क्लासेस पढ़ते हैं, कॉलेज एग्जाम्स में भी एक टॉपिक काफ़ी सिंपल आता है. और एमसीक्यू मैंने सेकंड लेवल का दिया था, जिसमें इंटर एग्जीक्यूटिव एंड सीएमए इंटर लेवल के बच्चे जो ये पेपर देते हैं, एलएलएम में जब ये आता है तो वो बच्चों के लिए थोड़े से टफ क्वेश्चंस. हैविंग सीन कि तुमने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये मेरा भरोसा है तुम पे. और अगर तुमने नहीं किए हैं तो स्टॉप द वीडियो नाउ. जस्ट स्टॉप द वीडियो नाउ. अभी जाके तुम पहले वो क्वेश्चंस करो और फिर मेरे पास लौट के आना, क्योंकि वो करने के बाद ही तुम एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे. तो जस्ट स्टॉप द वीडियो नाउ and just go to the questions and do it now. And when you are done, then you see the exam question. For my those good bachcha log who have done the questions, here I begin with the exam question. तो सबसे पहले मैं सीए के पेपर्स उठा रही हूँ. सीए के पेपर्स के जो क्वेश्चंस है, सीएस के बच्चों के जो क्वेश्चंस है, वो मैंने बीच में ही ले लिए थे. और सीएमए में उतना टफ लेवल ये टच करता नहीं है, तो मैं अभी सीए वालों का पेपर ले रही हूँ. तो सीधे उठा लेते हैं नवंबर 19 अटेम्प्ट. अभी हम अगस्त में खड़े हैं, मई तो कोविड के चक्कर में हुआ नहीं, तो नवंबर 19 जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था उसके क्वेश्चन को देखते हैं. अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क का नेगोशिएबल का कवरेज होता है मेरे बच्चे, और नेगोशिएबल में ये सब्जेक्टिव का 10 मार्क, राइट, ऑब्जेक्टिव के अलग मार्क्स. तो तुम समझ ही सकते हो कि अगर तुमको ये बन रहे हैं क्वेश्चंस तो यू हैव जस्ट प्रिपेयर्ड वेल. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. सबसे पहला क्वेश्चन, नॉर्मली ये लोग सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बना के देते हैं, कभी कभी फर्स्ट का भी देते हैं. सो मैं फर्स्ट का नहीं देते हैं, सेकंड का. लेट्स बिगिन. स्क्रीन पर दिख रहा है सबको. एलसाप इंस्टीट्यूट की साइट पर से डाउनलोड कर लीजिए नवंबर 19 का क्वेश्चन पेपर, और आप इसको लिख के सॉल्व करेंगे. लिख के सॉल्व करके आप चाहें तो आप मुझसे अगर चेक कराना चाहते हैं तो आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट्स में ही अपलोड कर दीजिएगा कि मैम प्लीज चेक माय आंसर्स. और अगर आप फुल मॉक टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करा चुके हैं, जो लिंक नीचे दिया हुआ है, तो तब भी आप जो है उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे. बट इफ यू वांट मी टू पर्सनली चेक, आप कमेंट्स में अभी लिख के अपलोड कर दीजिएगा मैम प्लीज चेक माय आंसर. दैट विल बी द बेस्ट वे आई गेस. ओके. ए ने ड्रॉ किया बिल. आप छोटी छोटी ड्राइंग बना के एग्जाम में समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं बनाती हूँ ना कैरिकेचर्स की, इसने इसको ये किया, दिमाग पे लोड कम पड़ता है. ए ड्रॉज अ बिल 5,000 का, 3 महीने की मेच्योरिटी पीरियड का ऑन बी, बट साइंस इट इन द फिक्टिशियस नेम ऑफ सी. देखो, जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो क्वेश्चन पढ़ते सी, अरे मैम ये तो अपन ने करा था कि जिसको पेमेंट मिलना वाला था वो कोई था ही नहीं, फिक्टिशियस. फिर अपने को अब क्वेश्चन पहले से ही पता है, बिल सी के ऑर्डर पे पेएबल था और सी फिक्टिशियस था. इसको बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया. डी ने वो बिल ए से लिया, कोई डी था, उसने होल्डर इन ड्यू कोर्स बना. बच्चे हमेशा ध्यान रखो कि जब तक तुम क्वेश्चन की ऐसी छोटा सा कैरिकेचर कि इसने इसको बिल दिया है, इसने फिर इसको दिया है, इसने फिर इसको दिया है, ये जरा से छोटे छोटे फिगर ना, यू नो, तुम्हें एग्जाम में इतना कसम से हेल्प करते हैं, क्या बताऊं. एकदम दिमाग रिलैक्स रहता है और अपन फ्लो को पकड़ पाते हैं. और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो 3-4 बार लाइंस को पढ़ते हैं कि वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन. अब अपने को ये पहले से आंसर पता है यार. ऑन मेच्योरिटी डी बिल प्रेजेंट करता है इसको, पेमेंट को. क्या बी को पेमेंट करना पड़ेगा बिल का? क्या बी को
पेमेंट करना पड़ेगा बिल का, बिल्कुल करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था होल्डर इन ड्यू कोर्स के सामने किसी की दलील नहीं चलती। होल्डर इन ड्यू कोर्स के सामने आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो आदमी फिक्टिशियस है, एज लॉन्ग एज द एंडोर्समेंट इज इन द सेम हैंड राइटिंग। जाके देख लो जहां मैंने लिखवाया है तुम्हें एचडीसी के सारे केसेस, उसमें तुमको ये केस मिल जाएगा। गुड, 3 मार्क का क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट, फिर से 3 नंबर का, 6 हो जाएंगे अब। मिस्टर एक्स इज अ पेई ऑफ एन ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक किसको कहते हैं? जिसमें व्यक्ति का नाम स्पष्ट होता है, तो मिस्टर एक्स इज द पेई। मिस्टर वाई ने चेक चुराया और मिस्टर एक्स का सिग्नेचर में फोर्जरी कर दी। मिस्टर एक्स को पेमेंट मिलने वाला था, वो होल्डर थे, उनके चेक में उन्होंने एंडोर्समेंट में फर्जी वो बड़ा कर दिया और वाई को दे दिया। वाई ने वो जेड को दे दिया और जेड वॉज होल्डर इन ड्यू कोर्स। Examine the validity of the check as per the provisions of the Negotiable Instruments Act। बताइए क्या पढ़ा था हमने? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिफाइन कीजिएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बस शॉर्ट में डेफिनेशन लिखिएगा, बहुत लंबी विस्तार में नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु गेट्स द इंस्ट्रूमेंट in good faith before maturity for consideration and therefore he gets a good title irrespective of the title of the transferor। ठीक, तो इसलिए माना कि एंडोर्समेंट में फोर्जरी होने के कारण टाइटल वाज डिफेक्टिव, परंतु इट रीच द होल्डर इन ड्यू कोर्स, सो होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ द चेक। बस ये आपको लिखना है, उसके प्रिविलेजेस। ठीक है बेटा, आई एम वेरी श्योर कि आप ये कर पाएंगे, बट क्वेश्चन को माइन्यूटली पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द चेक as per the provisions of Negotiable Instrument Act and also state। अच्छा, अगर इसमें जरा सा चेंज कर देते और लिख देते नॉट नेगोशिएबल, तो आप क्या करते? अगर नॉट नेगोशिएबल लिख देते तो फिर एचडीसी को भी गुड टाइटल नहीं मिलता। तो 6 मार्क्स हो गए, 3 + 3। ठीक है, रटना बिल्कुल मत, अपना आंसर लिखना, कमेंट्स में अपलोड करना। आई विल चेक एंड आई विल टेल यू कि ये इसका सही आंसर होना चाहिए था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का सी, देखो भाई 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑल्टरेशन इज मटीरियल ऑल्टरनेशन। याद आ गया मटीरियल ऑल्टरेशन माँ? अ प्रोमिसरी नोट वॉज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम फॉर पेमेंट। भाई अगर प्रोमिसरी नोट में टाइम नहीं लिखा होता तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है या ऑन डिमांड? ऑन डिमांड। होल्डर ने शब्द लिख दिए ऑन डिमांड। इज इट मटीरियल ऑल्टरेशन? इट इज नॉट, क्योंकि द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो चेंज ही नहीं हुआ। बिना ऑन डिमांड लिखे भी जब आपने टाइम नहीं लिखा था तो वो वैसे भी ऑन डिमांड था, आपके लिखने से भी वो ऑन डिमांड रहा, तो जो कैरेक्टर था वही रहा, कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। तो जब कैरेक्टर चेंज ही नहीं होगा तो इट इज नॉट मटीरियल ऑल्टरेशन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पहले आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर मटीरियल ऑल्टरेशन की डेफिनेशन लिखिएगा कि मटीरियल ऑल्टरेशन इज वन विच alters the business effect or the character of the instrument as originally drawn। Alteration can be of 2 type, material, non-material। ये non-material है, it needs no authentication and it's valid। Very good। तो भाई 10 नंबर के पेपर का तो यही हो गया अपना पार्ट। अब ऑब्जेक्टिव में भी जाके अपन देख लेंगे कि उधर पे क्या आया है, तो दैट्स ऑल। तो आई थिंक बच्चे अगर तुम इस पैटर्न पे पढ़ते हो तो आई डू नॉट थिंक तुमको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। ये तो एक पेपर था, दूसरा पेपर भी देख लेते हैं। लेट्स सी द पेपर, उसके जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट का May 19। मेरा तुम्हें सिंसियर सजेशन है मेरे बच्चे, पूरी पढ़ाई करने के बाद ना पेपर पढ़ के जाना चाहिए। पेपर एक दिन शांति से सुबह 5 बजे मैं तुम्हें उठने को बोलती हूँ ना, 5 बजे खाली पेपर पढ़ा करो कि पूरी पढ़ाई करने के बाद ये पेपर मुझसे कितना बन रहा है। मॉक टेस्ट देना अलग बात है, बट पेपर्स की थरो रीडिंग तो आपको एक जिस्ट मिल जाता है कि अच्छा ऐसा पेपर आता है। हम लोग उल्टी अप्रोच से पढ़ते हैं, पहले पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, पता ही नहीं है पूछा क्या जाता है। पहले वो पढ़ते जाते हैं और एंड में बोलते हैं टाइम खत्म हो गया मैम, तो मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, तो अब क्या करें, तो अगला अटेम्प्ट दे देंगे। मेरे मुंह से कुछ निकल आओ मत, मेरा बस इतना कहना है, उल्टी होनी चाहिए अप्रोच। अब तुम्हारा कोर्स हो गया,
अब तुम सब नवंबर दिसंबर में एग्जाम दोगे, सीएस वाले दिसंबर में, सीए वाले नवंबर में, सीएमए वाले भी सब अपने एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो गए, गॉड विलिंग। अभी तो कोविड भगवान बताएंगे कि वो होंगे भी कि नहीं। मान लेते हैं कि एग्जाम हो रहे हैं, जैसे लग तो रहा है कि हो जाएंगे, इतने सेंटर इंस्टीट्यूट ने बना दिए, इंस्टीट्यूट भी भैया बिल्कुल लगी है कि अब तो करी भैया लग जाएगी वाट। हमें 1 साल का गैप आ गया पेपर्स में, तो अब तो ईश्वर ही जाने कि अब क्या होगा, उम्मीद है पेपर हो जाएंगे। सो बच्चे, मैं क्या बोल रही थी, तुम लोग बहुत बुलवाते हो यार, इतनी सारी बातें करनी होती हैं कि जो मेन पॉइंट था वही मिस हो गया। मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं ये बोल रही थी, एक बार तुम्हारा कोर्स हो गया, अब तुमको रिवीजन स्टार्ट करने के पहले मेरी बात सुनो कायदे की, एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट, 4 क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ो, क्वेश्चन पेपर पढ़ के फिर रिवीजन स्टार्ट करो, तो तुम्हें ये पता रहेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग क्या चीज पढ़ने में चले जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स तो बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होना चाहिए भाई। आइडियली तो 100% पढ़ना चाहिए, पर तुम्हारा भी दिल जानता है और मेरा भी दिल जानता है कि अपने खानदान को बिठा लो तो 100% सारे सब्जेक्ट का कोर्स नहीं हो पाता भाई। तो वहां पर अपने को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रिवीजन में तो पकड़नी ही पड़ती है। तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत है तो मैंने जो टाइम टेबल बनाने की मेरा तरीका है कि मैं टाइम टेबल बनवाती हूँ भाई, वो भी लिख देना कि मैम प्लीज हेल्प मी इन मेकिंग टाइम टेबल, आई एम अनेबल टू मेक द टाइम टेबल, यू प्लीज मैनेज माई टाइम, तो वो भी बता दूंगी मैं। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे पेपर स्टार्ट करो, कम से कम 3 पेपर। और भैया लेट अस बिगिन द क्वेश्चन। ओके मिस्टर राम, 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई, इस बार भी सेकंड क्वेश्चन में। मिस्टर राम परचेजेस सम गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सिंह, पेएबल विद इन 3 मंथ्स। ठीक है भाई, 2 महीने के बाद राम ने एक ब्लैंक चेक अमाउंट लिखे बिना सिंह को दे दिया और कहा कि आप अमाउंट लिख लेना क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हंसी चेहरे पर आ रही है। साइन कर दिया है, चेक दे दिया है, अमाउंट नहीं श्योर है, खाली छोड़ दिया है, इनकम्प्लीट बनाया है, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है। सिंह ने उसको फ्रॉडुलेंटली ज्यादा अमाउंट भर लिया और चेक दे दिया चंद्रा को इन फुल पेमेंट ऑफ सिंह ओन ड्यूज। द चेक इज डिसऑनर्ड। बताइए क्या होगा सिंह और चंद्रा का। 3 मार्क का क्वेश्चन में लंबे पोथे थीसिस मत लिखना मेरे भाई। यू हैव टू सिंपली राइट inchoate instrument is an incomplete instrument. Between immediate parties, only the amount that was actually due and intended to be paid can be recovered. हाँ भाई, इतनी सरल सीधी स्ट्रेट भाषा में लिखो, वाई झोल झाल झमेला। But if the instrument reaches a holder in due course, 2 मिनट का टाइम लेके बता देना वो भी कौन होता है। Holder in due course, the person who gets it before maturity for consideration in good faith, he shall get a good title to the whole amount of the check, even if it is more than the amount intended by the maker. अपनी भाषा को सरल स्ट्रेट लिखना और फिर कंक्लूजन में लिखना। प्रोविजन में ऐसे लिखना हु इज एचडीसी एंड प्रोविजन में ये भी लिखना इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट के रूल। एनालिसिस में इन द गिवन केस ऐसा ऐसा था तो मिस्टर कहाँ गए वो भाई, मिस्टर सिंह जो हैं, अरे वो लिख देना ना भाई, कौन इसमें होल्डर एंड ड्यू कोर्स है वो तुम देख लेना। तो वो एक एचडीसी है और एक खाली होल्डर है, हो गया क्योंकि वो गुड फेथ में नहीं लिया उसने। तो एक फुल अमाउंट रिकवर कर सकता है, दैट इज एचडीसी, और जो इमीडिएट पार्टी है वो एक्चुअल इंटेंशन इतने रुपए तक भी मेंशन करना कंक्लूजन में, राइट। मुझे प्लीज इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख के दीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपको 3 में से इसमें कितने मिलेंगे, 0 मिलेगा कि 1 मिलेगा कि 2 मिलेगा कि 2.5 मिलेगा कि 3 मिलेगा। क्योंकि भाई 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बहुत लोगों को बनते बिगड़ते देखा है, सीए सीएस सीएमए सबको। तो लेट मी सी कि तुम आंसर क्या लिख पा रहे हो। पीएससी अप्रोच इज द बेस्ट, प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन वैसे ही लिख के देना आंसर कमेंट सेक्शन में, सो आई कैन चेक योर आंसर। 3 नंबर हो गए भाई। अब ट्रू एंड फॉल्स भी उन्होंने डिपॉजिट डाल दिया, ट्रू एंड फॉल्स में कुछ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नोटिंग, प्रोटेस्ट,
एंड प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी एज पर एनआई। क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन है भाई, नोटिंग 9900 प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी भी नोट्स में देख लेना, एक आध लाइन एक्स्ट्रा उसकी लिखी है, तो 3 मार्क का आप ये आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो गए 6 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है। मस्ट बी इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज 3C, 4 मार्क का क्वेश्चन, तो इट इज 3, 3 एंड 4, सीधा क्लियर इनका दिख रहा है डिक्शन। मिस्टर एम ड्रॉज अ बिल ऑन एन। भाई ड्राइंग कर करके लिखना। एन ने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट कंसिडरेशन अकोमोडेशन बिल, विदाउट कंसिडरेशन एनआई बिटवीन इमीडिएट पार्टीज, कोई राइट्स क्रिएट नहीं होते हैं। बिल इज ट्रांसफर्ड टू ओ विदाउट कंसिडरेशन, नो राइट्स क्रिएटेड। ओ ने मगर पी को ट्रांसफर कर दिया और उसको उससे कुछ गुड्स लेने थे, ठीक है, तो बताइए कि किसके क्या क्या राइट्स हैं। तो बेटा सीधी सीधी बात है, आप एचटीसी को डिफाइन करना, फिर लिखना कि विदाउट कंसिडरेशन इमीडिएट पार्टीज के कोई राइट्स नहीं है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका बिल्कुल राइट है, उसके सामने कोई प्ली पुट अप नहीं कर सकता कि ये तो विदाउट कंसिडरेशन था, ऐसा नहीं हो पाएगा, एचडीसी को तो अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। आंसर लिखो, देखते हैं क्या कर पाते हो। 1-2 मार्क का क्वेश्चन और। अच्छा सुनो ना, 2 मार्क के क्वेश्चन में बेटू प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन में मत फंसना। 2 मार्क के क्वेश्चन को स्ट्रेट आंसर कर देना, बट कंक्लूजन लिखे बिना लास्ट लाइन को अंडरलाइन जरूर कर देना और एक लाइन छोड़ के लास्ट जो कंक्लूजन है वो लिखना। 3 मार्क प्लस के क्वेश्चन में प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन लिखा करो। देन एक और 2 मार्क का क्वेश्चन, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मेड विदाउट कंसिडरेशन एनी टाइम फॉर पेमेंट, अ होल्डर एडेड द आई एम सॉरी, मैं फिर से पढ़ती हूँ, ज्यादा जोश में आ गई। अ बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम, उसमें कोई समय नहीं लिखा था, तो जेटू बेटू समय नहीं लिखते तो इट इज ऑन डिमांड। द होल्डर एडेड द वर्ड्स ऑन डिमांड, इज इट मटेरियल ऑल्टरेशन। अब बताओ 2 अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन रिपीटेड, बाजू के बाजू अटेम्प्ट में। इंस्टीट्यूट के पास पेपर करे बिना आप जा रहे हो तो आप खुद महामूर्खता कर रहे हो, और पूरा टॉपिक करने के बाद आप जो मैंने आपको नोट्स में सारे पास्ट क्वेश्चंस दिए आप वो करके जा रहे हो, तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं है। देखो भाई, ऊपर वाले की मर्जी नहीं हुई ना तो कुछ नहीं हो सकता, बट अपनी इंस्टीट्यूट्स की, चाहे CSCMA हो, कोई भी हो, इंस्टीट्यूट की तो इंसानी ताकत नहीं है कि तुम्हें फेल कर दे। यदि जिस तरीके से अपन ने नेगोशिएबल पढ़ा है ऐसे तुम सारे टॉपिक्स पढ़ के जाते हो, यू कैन नॉट फेल, ओनली ऊपर वाला कैन फेल यू, you cannot fail and you will fail if only you yourself fail yourself। अगर आप पूरी पढ़ाई करके नहीं जा रहे हैं फिर अपनी इंस्टीट्यूट को दोष दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने पास नहीं की, इंस्टीट्यूट क्या करेगी भाई, पढ़ाई तो पूरी करके जाओ और पढ़ाई को व्यवस्थित करो, तो कोई बर्डन नहीं है, एंजॉय योर स्टडी भाई एंड डू इट प्रॉपरली, मेक नोट्स। पता नहीं वो कौन महान बच्चे हैं जो बिना नोट्स बनाए पढ़ लेते हैं। इतनी सारी चीजें जब आपको पढ़नी है और आपके पास में सिस्टमैटिक, या तो मैंने जैसे आपको प्रिंटेड नोट दिया है तो आप उसमें सिस्टमैटिक लिखो, नहीं तो किताबों से मॉड्यूल से सीधे पढ़ के पहुंच जाते हैं पेपर देने। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल यार, वो बिल्कुल इंसानी नहीं है बात कि पूरे मॉड्यूल को याद रख ले कोई। तो इज इट मटेरियल ऑल्टरेशन, एक्सप्लेन। तो आई थिंक यू कैन डू इट। तो मैं बेटा बस अभी इतने ही पेपर्स तुम्हें 2 करा रही हूं। अब मेरा तुमसे कहना है कि तुम लोगों को मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, फ्यू इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चंस। मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो नोट्स में जाके देखो, स्क्रीन पे नहीं, क्वेश्चन भी दिया है आंसर भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है आंसर भी दिया है, तो ऐसे करीबन मैंने तुम्हें 8 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें मैंने इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स जो बीच में हुए उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे, इंस्टीट्यूट के कोई जो अपने रिवीजन टेस्ट पेपर आता है, CS इंस्टीट्यूट के भी जो क्वेश्चन पेपर थे वो, ऐसे मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आंसर्स चेक करूं, आंसर लिखो, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट्स में अपलोड करो, वादा है 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा कि ये सही है और ये गलत है। और अगर तुम ये ना करना चाहो, मर्जी है तुम्हारी, जिंदगी है तुम्हारी, पेपर है तुम्हारा, एग्जाम है तुम्हारा, मेरा काम है बताना, ठीक है। सो बच्चे, हैट्स ऑफ टू यू, तुम लोगों ने भी 10 दिन पेशेंस रख के पढ़ा। सो नेगोशिएबल का समापन समारोह हुआ, एंड आई वॉन्ट ऑल माई चिल्ड्रन टू बी लाइक दिस, ऑलवेज एनर्जेटिक, ऑलवेज मोटिवेटेड, ऑलवेज इन द होप कि पढ़ा है तो पास होंगे। बिल्कुल नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं लाना है, एग्जाम होगा कि नहीं अपने को मतलब नहीं, अपन पढ़ने से मतलब रखो, पास होंगे कि नहीं
बिल्कुल अपने को मतलब नहीं है, अपन अपने मेहनत से मतलब रखो। इतनी मेहनत करके तो पास होने के अलावा कोई कॉलम ही नहीं बचा, तो सोचना क्या है? जस्ट डू द एफर्ट, सक्सेस विल फॉलो। स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, सक्सेस एक्चुअली विल फॉलो। और भाई ऊपर वाले की मर्जी नहीं हुई तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर उसको स्वीकार करेंगे, क्या करेंगे? हंस के स्वीकार करेंगे। सो हियर आई क्लोज। आई थिंक वो विदाई समारोह कर लेते हैं। सब लोग बोलते हैं ना यूट्यूब पे, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। सो आई होप ये जो मेरे 10 वीडियोस हैं ऑफ नेगोशिएबल, बड़े मन से तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करे हैं। 2 दिन 3 दिन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तुम सोचते होगे कि मैम को बड़ा शौक है पढ़ाने का, एक्चुअली है। सो इन द एंड आई विश यू गुड लक एंड फॉर योर एग्जाम्स। मैंने 2-3 बातें कही हैं। एक, प्लीज मैराथन क्लास को ज्वाइन करना। कमेंट्स में मैराथन का लिंक है, उसको भर देना। मॉक टेस्ट जरूर देना। अगर तुम मुझसे पूछो कि मैम एक सिंगल बात बता दीजिए जिससे व्यक्ति पास हो जाए, पढ़ाई भी नहीं हुई है 2 महीने तो भी मैं पास हो जाऊं, मॉक टेस्ट दे दो कसम से। हर सब्जेक्ट का गिरी कीमत पे 3 मॉक टेस्ट दो। और वर्स्ट केस में अगर मॉक टेस्ट देने का टाइम ना बचे बेटू, तो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर रात में लेके बैठो। 2-3 घंटे जब तुम दिन भर थक चुके हो और रात को यूं भी नहीं पढ़ने वाले थे, तो तुम उस समय उसको पढ़ लो। वर्स्ट केस में अगर मॉक टेस्ट के लिए टाइम नहीं बच रहा है, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन पेपर एंड उसका आंसर पेपर। फिनोमिनल difference it will make in your study. Your focus will be very set. You will yourself realize कि क्या आता है क्या नहीं आता. You will pass my बच्चे। देखो रैंकर का अप्रोच अलग है। रैंकर इस अप्रोच से नहीं चल सकता कि 15 दिन बचे हैं, खाली पेपर पढ़ के पहले देख लिया क्या क्या होता है, उतना करके चले गए। ये पास होने की अप्रोच हो सकती है, रैंकर की अप्रोच अलग है। रैंकर की अप्रोच की मैं बात नहीं कर रही हूँ। क्लास में अगर कुछ रैंकर्स हैं, उनको बनना है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ रैंकर, यू मे प्लीज गेट इन टच विद मी। मैं रैंकर बनाती नहीं हूँ, मैं गाइडेंस और हेल्प दे सकती हूँ। बीइंग अ रैंकर माई सेल्फ, हाउ आई यूज टू प्रिपेयर, वैसे माई द पेडागॉगी विच आई फॉलो, द सिस्टम विच आई फॉलो इज वेरी क्लियर। 100% पढ़ाई, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई, सॉलिड नोट्स और उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट। तो मैंने तुम्हें मैराथन का बोल दिया है, मैंने तुम्हें एपीटी के ऐप के मॉक टेस्ट देने को बोल दिया है, मैंने तुम्हें नोट्स नीचे दे दिए हैं और कमेंट्स में खुद आंसर लिख के अपलोड करने को बोल दिया है। मेरी तरफ से ये पूरा प्रयास हो चुका है। अब नवंबर अटेम्प्ट के बाद, सीएस वालों के दिसंबर और सीएमए वालों के एग्जाम्स के बाद मुझे ज़रूर मैसेज करना ऑन दिस नंबर 9755557307 कि यस मैम नेगोशिएबल मेरा परफेक्ट गया। और नेगोशिएबल ही नहीं, अभी मेरा कंपनीज एक्ट का वेबिनार जब होगा तो आई होप मैं वहाँ भी तुम्हें काफ़ी चीज़ें ऐसे पहलू बता पाऊंगी शायद जो तुमने मॉड्यूल में से ठीक से नहीं पढ़े हों। ठीक है बच्चे, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जस्ट बिलीव yes I can. These 3 words with which I would conclude my whole session of these 10 days. Yes I can. Always believe that yes I can. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।